हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बिहाइव बुक का 4th लेसन कवर करेंगे। लेसन का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। दिस लेसन इज अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, एवरीबडी नोज दैट। तो यहाँ पर टाइटल अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड क्यों है? एक साइंटिस्ट का माइंड ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? देखो, एक महान साइंटिस्ट होने के साथ साथ आइंस्टाइन वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग टू। He always advocated non-violence and peace in this world. उन्होंने हमेशा से ये चाहा कि इस दुनिया में सुख और शांति बनी रहे. So that's why the title of the lesson is referring to him as a truly beautiful mind. Okay? So this lesson is a short biography of Albert Einstein. तो इस लेसन में आप एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14th March in 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14th March 1879 में जर्मन की एक शहर उल्म में हुआ था. टिल द एज ऑफ 2.5 years he could not speak, and when he started speaking he spoke every word twice. तो 2.5 साल की उम्र तक एल्बर्ट आइंस्टाइन को बोलना नहीं आया, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं उन्हें बोलना आता था बट वो बोलते नहीं थे. सो उनके पेरेंट्स बहुत परेशान थे कि बच्चा 2.5 साल का हो गया है और अभी तक बोलना स्टार्ट नहीं किया. उनके पेरेंट्स की ये चिंता ज़्यादा दिनों तक नहीं थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोलना स्टार्ट कर दिया था. लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो प्रॉब्लम ये थी कि वो हर एक चीज़ को 2 बार बोलते थे. हिज प्लेमेट्स यूज्ड टू कॉल हिम ब्रदर बोरिंग because Einstein never showed interest in children around him. तो आइंस्टाइन के साथ खेलने वाले बच्चे या उनके क्लास में पढ़ने वाले बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे, क्योंकि आइंस्टाइन को नहीं पता था कि उनके जो आसपास बच्चे हैं उनके साथ वो क्या करे. मतलब आइंस्टाइन को दूसरे बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल नहीं पसंद था, वो अपने आप में ही खेलते थे. तो इसलिए उनके प्लेमेट्स को ऐसा लगता था दैट ही इज सो बोरिंग. सो दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू कॉल हिम ब्रदर बोरिंग. His mother thought that he was a freak because of the abnormally large size of his head. तो आइंस्टाइन की मदर को लगता था that he is a freak. Freak मतलब होता है एक इंसान जो कि दूसरों के कंपैरिजन में abnormally behave करे. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मम्मी को लगता था that Einstein is specially abled. He is abnormal. क्योंकि उनका सर भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा था और उनकी हरकतें भी कुछ अजीब थी. So that's why she thought that Albert is a freak. Okay? At school, his headmaster regarded him as stupid and said Albert is not good for anything. तो एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर को उनके हेडमास्टर ने कहा कि एल्बर्ट अपनी लाइफ में कोई सा भी प्रोफेशन सिलेक्ट कर ले, he is not going to be successful ever. He is stupid और वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता. But Albert Einstein proved everybody wrong. At the age of 6, at the insistence of his mother, he learned to play the violin. तो 6 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना शुरू किया. उनकी मम्मी ने उन्हें फोर्स किया था that you should learn violin. तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया वायलिन सीखना. He became a gifted violinist and remained amateur violinist throughout his life. तो 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना सीखा एंड ही बिकेम ग्रेट वायलिनिस्ट. उन्होंने बहुत अच्छा वायलिन बजाना सीख लिया और उन्होंने वायलिन को पूरी जिंदगी नहीं छोड़ा. ही रिमेन्ड एमेचर वायलिनिस्ट थ्रू आउट हिज लाइफ. एमेचर का मतलब होता है जब हम कुछ भी करते हैं नॉट फॉर मनी बट फॉर आवर इनर पीस. ठीक है, जैसे वो वायलिन बजा रहे थे तो वो पैसों के लिए वायलिन नहीं बजा रहे थे, वो अपनी इनर सेटिस्फैक्शन के लिए वायलिन बजा रहे थे. So he remained amateur violinist throughout his life. उन्होंने पूरी जिंदगी वायलिन बजाया और वायलिन को कभी नहीं छोड़ा. At the age of 15, his family shifted to Milan. He did not feel comfortable with the strict discipline at the school and left it. तो देखो मैं क्लियर कर देती हूँ इस चीज़ को. सबसे पहले आइंस्टाइन का जन्म हुआ उल्म में. आइंस्टाइन जब 15 महीने के थे तब उनकी फैमिली उल्म से म्यूनिक शिफ्ट हो गई आइंस्टाइन को लेकर. आइंस्टाइन 15 साल तक म्यूनिक में ही पढ़े, म्यूनिक के स्कूल में. लेकिन वहाँ पर स्कूल्स का डिसिप्लिन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था
कि आइंस्टाइन को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। ही यूज्ड टू फील सफोकेटेड देयर। इसलिए उन्होंने 15 साल की उम्र में डिसाइड किया दैट ही इज गोइंग टू लीव दैट स्कूल। तो म्यूनिक के स्कूल को उन्होंने छोड़ा। देन हिज फैमिली मूव टू मिलान एंड लेफ्ट हिम एट रिलेटिव्स हाउस। ठीक है, स्कूल छोड़ते के साथ ही उनकी फैमिली मिलान शिफ्ट हो गई और उन्हें म्यूनिक में ही अपने एक रिलेटिव के घर पर छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन कंटिन्यूड हिज स्कूलिंग इन स्विट्जरलैंड। अब आइंस्टाइन ने म्यूनिक वाला स्कूल छोड़ दिया है, उनका स्कूल बीच में छूटा हुआ है। सो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ खूब ज़्यादा डिस्कशन किया। उसके बाद कंक्लूजन ये निकला कि आइंस्टाइन अब अपनी आगे की स्कूलिंग स्विट्जरलैंड में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वहाँ के स्कूल्स उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हैं जितने कि म्यूनिक के स्कूल्स हैं। ओके, ऑन कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग ही जॉइंड द यूनिवर्सिटी एट ज्यूरिक टू परस्यू हिज फर्दर स्टडीज। तो अपनी स्कूलिंग स्विट्जरलैंड से कंप्लीट करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक को ज्वाइन कर लिया ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई कर पाए। ठीक है, ही मेट अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मेरिक एट द यूनिवर्सिटी। ही कंसिडर्ड हर इक्वली इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था मिलेवा मेरिक। मिलेवा वॉज सो इंटेलिजेंट। आइंस्टाइन ऑल्सो कंसिडर्ड हर इक्वली इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। तो आइंस्टाइन के हिसाब से भी मिलेवा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। मतलब आइंस्टाइन ने सोचा कि ये मेरे बराबर ही इंटेलिजेंट है और मेरे जितनी ही चतुर है, क्लेवर है। मैं आपको बता दूं, दे यूज टू शेयर कॉमन इंटरेस्ट। आइंस्टाइन को आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक में इंटरेस्ट था, तो मिलेवा मेरिक को भी आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक में इंटरेस्ट था। तो उनके कॉमन इंटरेस्ट होने की वजह से उनके बीच की बॉन्डिंग बढ़ी एंड द कपल फेल इन लव। ओके, लेटर ऑन दे मैरिड एंड हैड 2 sons, but unfortunately their marriage did not survive and were divorced in 1919. तो उन दोनों की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने शादी करी, लेकिन आइंस्टाइन की मम्मी इस शादी के खिलाफ थी। उन्हें लग रहा था कि मिलेवा भी आइंस्टाइन की जितनी ही इंटेलिजेंट है, तो इन दोनों के बीच में ज़रूर क्लैशेस होंगे। एग्जैक्टली वही हुआ। मिलेवा वॉज नॉट हैप्पी विद हर मैरिड लाइफ। शी डिड नॉट वांटेड टू बी अ हाउसवाइफ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। उसके एम्बिशंस कहीं ना कहीं दबे रह गए, तो वो एक गंदी खराब हाउसवाइफ बनती जा रही थी, अपने आप में इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होती जा रही थी। दैट्स वाई बार बार लड़ाई झगड़े के बाद दे सेपरेटेड। 1919 में उनका डाइवोर्स हो गया और उसी साल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी कजन एल्वा के साथ शादी कर ली। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन ही वॉज अनएम्प्लॉयड फ्रॉम 1900 to 1902 and finally secured a job as a technical expert in the patent office at Bern in 1902. तो अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के बाद आइंस्टाइन 1900 से लेकर 1902 तक ही वॉज अनएम्प्लॉयड। उनके पास कोई भी जॉब नहीं थी 2 साल तक। ठीक है, फिर फाइनली उन्हें 1902 में एक जॉब मिल गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस एट बर्न इन 1902। देखो, पेटेंट मतलब क्या होता है? जब कोई भी इंसान किसी भी चीज़ की डिस्कवरी करता है तो उसे पेटेंट ऑफिस में जाना पड़ता है ये बताने के लिए कि देखो इस चीज़ की डिस्कवरी मैंने करी है, तो ये डिस्कवरी मेरी है, मतलब मेरा नाम लिख लो इस पे, दैट इज पेटेंट। सो आइंस्टाइन ने एक पेटेंट ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया जहाँ पर अलग अलग लोग हर रोज़ अपनी नई नई डिस्कवरीज लेकर आते थे। तो वहाँ से भी आइंस्टाइन को बहुत सारे आइडियाज़ आए, तभी उन्होंने इतना कुछ नाम हासिल करा फिजिक्स की दुनिया में। ठीक है, हेयर ही वर्कड सीक्रेटली ऑन हिज आइडिया ऑन रिलेटिविटी। तो वो काम तो पेटेंट ऑफिस के लिए कर रहे थे, मतलब उनका काम ये था कि दूसरों की इन्वेंशंस को देखना, समझना, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ अपनी ही दुनिया में अपने इन्वेंशंस पर काम कर रहे थे। ही वॉज वर्किंग ऑन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। In 1915, he published his paper on special theory of relativity, followed by the world-famous equation E is equal to mc square. तो जिस थ्योरी के ऊपर आइंस्टाइन बहुत समय से काम कर रहे थे, फाइनली 1915 में उन्होंने अपनी ये थ्योरी, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको पेपर में पब्लिश कर दिया विद द वर्ल्ड फेमस इक्वेशन E is equal to mc square. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस दे आर एब्सोल्यूट, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, दे आर एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है, सो
एक वर्ल्ड फेमस इक्वेशन थी E इज इक्वल टू mc², जहां पर E एनर्जी है, m इज फॉर मास एंड c स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट। ये इक्वेशन देने के बाद साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन गॉट फेमस इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया उन्हें जानने लगी इतनी बड़ी डिस्कवरी के बाद। इस इक्वेशन ने पूरे फिजिक्स की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया था। In 1915, he published his paper on Journal Theory of Relativity, which gave an absolutely new definition to concept of gravity. और 1915 में ही उन्होंने दोबारा से एक नई इन्वेंशन करी। उन्होंने अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पेपर में पब्लिश किया, जिसने एक अलग सी ही चीज का मुद्दा उठाया, दैट वाज ग्रेविटी। उन्होंने एक नई चीज की खोज कर ली थी, ग्रेविटी। ठीक है। This theory made him world famous. In 1919, during the solar eclipse, his theory came out to be accurate and brought a revolution in the world of physics. तो 1915 में उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी, 1919 में वो थ्योरी सही साबित हो गई। कैसे? देखिए, 1919 में सोलर इक्लिप्स होने वाला था, तो साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये चीज दुनिया में पहले ही बता दी थी। 1915 में उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था कि जब सोलर इक्लिप्स होगी तो स्टार्स की पोजीशन क्या होगी, बाय हिज फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc²। ठीक है। उनकी ये थ्योरी करेक्ट हो गई तो पूरी वर्ल्ड की मीडिया, सभी देश के लोग उन्हें अप्रिशिएट करने लगे, प्रेस करने लगे और जानने लगे। ठीक है। इन 1933 he emigrated to USA as Nazis had come to power in the Germany. नाजीज कौन है आप जानते होंगे, अडोल्फ हिटलर का शासन आ गया था जर्मनी में। That's why he emigrated to USA in 1933. He did not want his finding and research to be used for destruction. तो वो नहीं चाहते थे जो उनकी खोज है उसको गलत काम में इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। क्योंकि जर्मनी ने एटॉमिक बॉम्ब की खोज कर ली थी और हिटलर था सन की आदमी, वो कभी भी किसी के ऊपर भी एटॉमिक बॉम्ब गिरा सकता था। ठीक है। तो आइंस्टाइन ये नहीं चाहते थे कि इस दुनिया की शांति भंग हो। सो इन 1938 when Germany discovered the principle of nuclear fission, he was the first person to write to the American president about the dangers of the atomic bombs. तो 1938 में जब सबको पता चल गया कि जर्मनी ने एटॉमिक बॉम्ब बना लिया है, तब he was the first person जिसने अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेटर लिखा। वो हमेशा से ये चाहते थे कि इस दुनिया में शांति रहे, इसलिए उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेटर लिखकर पहले ही आगाह कर दिया था कि जर्मनी में अडोल्फ हिटलर ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है और अगर इसने किसी भी देश के ऊपर इसे फेंक दिया तो कितना भारी नुकसान होगा। ठीक है। इन 1945 when America dropped the atomic bombs on Nagasaki and Hiroshima, he was deeply hurt and wrote to the United Nations for the formation of a world government to prevent recurrence of such destruction. तो 1945 में क्या हुआ, अमेरिका ने चुपचाप अपना एटॉमिक बॉम्ब बनाया और उसको जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर डाल दिया। हालांकि जर्मनी ऑलरेडी एटॉमिक बम बना चुका था, लेकिन उसने कभी भी किसी भी कंट्री पर डाला नहीं उसे, लेकिन अमेरिका ने ऐसा कर दिया। जब आइंस्टाइन को ये बात पता चली कि अमेरिका ने ऐसा किया है, ही वॉज डीपली हर्ट, उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहते थे कि इस दुनिया में शांति बनी रहे। ठीक है। जब उन्हें ये खबर मिली कि हिरोशिमा और नागासाकी कितने ज्यादा तबाह हो चुके हैं, ही रोट टू यूनाइटेड नेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ सच डिस्ट्रक्शन। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के लिए एक लेटर लिखा, ये बोलते हुए कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए जो कि इस चीज को इंश्योर करे कि दोबारा से इस दुनिया में इस तरह की घटनाएं ना हो। आप सभी ने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी आज भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। जो इतने सालों पहले एटॉमिक बॉम्ब उनके ऊपर गिराया गया था, वहां पर आज भी बच्चे अपंग पैदा होते हैं। तो आइंस्टाइन नेवर वांटेड कि इस दुनिया में अशांति फैले, इसलिए उन्होंने सीधा बिना कुछ सोचे यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखा कि आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि दोबारा से इन फ्यूचर इस तरह की हरकत कोई भी कंट्री ना कर पाए। लेकिन उनकी इस बात को नहीं सुना गया। ठीक है। He spent his later days in politics
एडवोकेटिंग वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। तो अपनी आगे की जिंदगी उन्होंने पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी में ही गुजारी। वो हमेशा से यही चाहते थे, उनका यही एक मकसद था कि इस दुनिया में शांति बनी रहे। तो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब एटॉमिक बॉम्ब गिर गया, उसके बाद ही वॉज डीपली हर्ट। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और हमेशा इस पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। देन ही डाइड एट द एज ऑफ 76 इन द ईयर 1955। फिर 76 साल की उम्र में 1955 में उनकी मौत हो गई। तो अपनी मौत होने से पहले उन्होंने इस पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया दैट ही ट्रूली हैज अ ब्यूटिफुल माइंड। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, स्टोरी समझ आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।